तो सबसे पहले मैं आपको लॉ के बारे में बताता हूँ कि लॉ बनता कैसे है। आप लोग को आइडिया होना चाहिए बिकॉज ये CNRC वगैरह में बहुत सारा आप लोग पढ़े हैं, है ना। CNRC वगैरह में पढ़े हैं कि लॉ वगैरह कैसे बनता है। एनी आइडिया किसी को नहीं पता है कि लॉ कैसे बनता है नहीं बनता है? बोलिए। देखिए आगे सर, लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? लॉ मेकिंग प्रोसेस किस तरह से लॉ बनता है? तो सबसे पहले अपने लोग लॉ बनाने से पहले चेक करते हैं कि सबसे पहले एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं किसी भी नया लॉ लाने के लिए, नहीं समझे? फॉर या तो न्यू लॉ, कोई नया लॉ लाने के लिए, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग लॉ को क्या करने, अमेंड करने। क्या करने? अमेंड करना, जिसको अपडेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपडेट, अपग्रेड, उसको चेंज करने के लिए। क्योंकि सर ऑलरेडी या तो कोई नया लॉ आएगा। अब जैसा समझ आइए, अभी आपका पहले 2008 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम हुआ, 2000 के बाद साल में 8 साल में बहुत ज़्यादा बूम हो गया और स्कैम भी अच्छा खासा होने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया, है ना। किस लिए? टू कंट्रोल ऑल दी IT रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑल ओवर इंडिया में। अभी जैसा कि लेटेस्ट मार्केट में बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का काफ़ी ज़्यादा हवा है और काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहा, लोग का पैसा डूब भी रहा है, ये आ रहा, राइट। प्लस मतलब कि गवर्नमेंट भी परेशान है। तो ये सारा टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे अपडेट होगा तो गवर्नमेंट को भी क्या करना होगा, इसको रेगुलेट करने के लिए लॉ लाना होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकता है बताइए? अगर मान लीजिए, अगर हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी का अभी एक लॉ आएगा इंडिया में, बाई फरवरी मास तक एक लॉ यहाँ पर प्रपोज किया जा रहा है। मतलब कि आपको क्रिप्टो करेंसी को कैसे रेगुलेट करना है, वेदर उसको एसेट्स मानना है लाइक बाकी सब एसेट्स की तरह में, उसके ऊपर में टैक्स का प्रोविजन कैसे होगा, नहीं होगा, लोग को कौन सा एक्सचेंज में अलाउड है, कौन सा एक्सचेंज में अलाउड नहीं है। मतलब US बेस अलाउड करेगा, चाइना बेस का जो भी आपका एक्सचेंज वगैरह वहाँ पर अलाउड नहीं करेगा। मतलब आप INR में बाई नहीं कर सकते। ये सारा प्रोविजन वगैरह है, तो ये गवर्नमेंट बना रही है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी सबसे पहले बताइए? या तो कोई न्यू लॉ के लिए लाएगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में भी एक लॉ आने वाला है ना। या तो फिर जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो आउटडेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? अपने लोग बढ़ रहे तो देश बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है तो बहुत सारा मेजर चेंजेस आ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है, बहुत सारा लूपहोल्स भी हो रहा है, राइट। आपको अभी थोड़ी ना पता चलता है, बाद में पता चल रहा है। तो फिर उसको अपने लोग अपडेट करते हैं। क्या करते हैं? अपडेट करते हैं। जिस तरह से आपका एंड्रॉइड का जो वर्जन हर साल क्या होता है, अपग्रेड होता है, अपडेट होता है, उस तरह से लॉ को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। आज के तहत में तो आज के तहत का लॉ भी रखना पड़ेगा, तभी तो काम करेगा ना सर। तो या तो नया लॉ लाएंगे या तो फिर एग्जिस्टिंग लाएंगे, बट ये दोनों लॉ के लिए अपने लोग क्या क्या हायर करते हैं बताइए? एक्सपर्ट कमेटी अपने लोग बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? नाउ एक्सपर्ट कमेटी में क्या रहता है? एक्सपर्ट कमेटी में लोग क्या रहेंगे? स्कॉलर्स रहेंगे सर, PhD पर्सन रहते हैं सर, इंटेलेक्चुअल पर्सन रहता है, समझ रहे हैं? लॉयर्स रहता है, जज रहता है, CA, समझ रहे हैं? ये सब लोग का बेस्ड ऑन दी एक्सपर्टीज वो रिलेवेंट इस फील्ड के हिसाब से जो एक्सपर्ट लोग रहते हैं, इकोनॉमिक्शियन रहते हैं बहुत सारे, है ना। तो ये सब का एक टीम बनाया जाता है बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट जिनका इनका एक्सपीरियंस है, राइट। अब ये एक्सपर्ट कमेटी क्या करेंगे? एक्सपर्ट कमेटी रिसर्च करेंगे, ठीक है, इंटरव्यू लेंगे। किससे? जो लोग ऑलरेडी हैं नहीं है, लूप होल्स आइडेंटिफाई करेंगे। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? लूप होल्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम, जहां पे दिक्कत हो रहा है, राइट, जहां से लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लूप होल्स। तो ये सब लूप होल्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद में इन लोग एक बिल बनाते हैं, दैट इज एक रिकमेंडेशन देते हैं। क्या देते हैं? अगर एग्जिस्टिंग लॉ है, अगर क्या है बताइए, एग्जिस्टिंग लॉ है तो उसको रिकमेंडेशन देते हैं अपडेट करने के लिए। क्या करने के लिए? रिकमेंडेशन फॉर अपडेट और न्यू प्रोविजन बताते हैं। ये लॉ नहीं लिखते हैं, इन लोगों को लॉ लिखना नहीं आता ना, ये लोग लॉ नहीं लिखेगा, नहीं समझे? इन लोगों को लॉ थोड़ी ना लिखना आता। लॉ का प्रोविजन कैसे लिखते हैं नहीं लिखते हैं, वो तो सर
जो उस लेवल के बंदे हैं जिसको आपका लॉ का राइटर बोला जाता है, जिस तरह से लेजिस्लेचर वगैरह हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में उन लोगों का काम है कि भैया ये चीज़ अपने को करना है, इसके हिसाब से आप लॉ बनाइए। क्लियर है? तो ये सारा करके रिकमेंडेशन के हिसाब से प्रोविज़न बना के ये फिर बिल बनाया जाता है। बिल मतलब लॉ का वर्डिंग में डाला जाता है। किसका वर्डिंग में? लॉ का वर्डिंग में। सपोज कोई इश्यूज है, उसको रिजॉल्व कराने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये तरीका है, ये इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया। अब वो रिकमेंडेशन को जो लॉ का वर्डिंग है, लॉ का राइटअप में है, उसको बना लेने के बाद में उसको क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल। ये मेरा लूप होल जो था, रिसर्च था, उसको आइडेंटिफाई करके एक बिल बना दिया। क्या बना दिया? क्लियर हो गया? यहां तक का ये जो रिकमेंडेशन थी, इनका काम यहां तक कंप्लीट हो जाता है। नहीं समझे? इनका काम यहां तक कंप्लीट हो जाता है, इनका काम हो गया और कुछ नहीं। अब ये जो बिल है ये जाती है गवर्नमेंट के पास। किसके पास? ये जाती है गवर्नमेंट के पास। किस लिए? अप्रूवल के लिए। किस लिए? अप्रूवल के लिए। ये अप्रूवल करने के लिए मिनिस्ट्री, जिसको अपने लोग मिनिस्ट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिनिस्ट्री। अब जिस चीज का रिलेवेंट है उसका अप्रूवल के लिए जाती है। किसके लिए? अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड का लॉ है तो ये कहाँ पे जाएगी? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जाएगी। अगर कोल से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगी? कोल मिनिस्ट्री में जाएगी। अगर फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्स वगैरह का मामला है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो कहाँ जाएगा सर? फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा। क्लियर है? बेस ऑन द मिनिस्ट्री के हिसाब से जो उसके मिनिस्टर हैं वो उसको क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे। उन लोग का मीटिंग बैठेगा, मीटिंग में उन लोग डिस्कस करने के बाद में इसको अप्रूव करेंगे। क्लियर है? अप्रूव कर लेने के बाद में फाइनल अप्रूव कर लेने के बाद में ये फिर पीएम के डेस्क में जाएगा। किसके डेस्क में? पीएम के डेस्क में जाएगा ना, पीएम का अप्रूव होगा। इसका अप्रूवल मिलेगा। अगर कोई सेंट्रल लेवल का लेजिस्लेशन है ना, लॉ भी दो तरह का रहता है, एक रहता है स्टेट लेवल और एक रहता है सेंट्रल लेवल। अगर स्टेट लेवल का अगर प्रोविजन है, स्टेट लेवल का प्रोविजन है, तो फिर सेंट्रल के पास नहीं जाएगा, है ना, तो फिर दीदी के पास आएगा अल्टीमेटली, वो लॉ बन जाने के बाद, बिल बन जाने के बाद में, राइट। बिल बन जाने के बाद में दीदी क्या करेंगे? उसको अप्रूव करेंगे। अभी तक लॉ नहीं बना, वो अभी भी क्या है, वो बिल है, लेकिन वो अप्रूव्ड बिल हो गया। कौन सा बिल हो गया? तो ऐसा सीए वगैरह का जो एक्ट आया था, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था पहले, राइट, तो वो बिल कहाँ से पास हो? वो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल था। तो पहले पूरा रिकमेंडेशन हुआ, रिकमेंडेशन दे देने के बाद फिर वो कहाँ गया? गवर्नमेंट के पास गया ना। वो जो वर्डिंग वगैरह का जो प्रॉब्लम हुआ था, जिसके पीछे में बहुत ज़्यादा इश्यूज हुआ था, वो वर्डिंग आई डोंट नो एक्चुअल पे, वो वर्डिंग एक्चुअल में रिकमेंडेशन जो स्कॉलर दिए वो नहीं था। दैट हैज़ बीन ट्विक्स एंड चेंजेस बाय दी गवर्नमेंट। आई डोंट नो एक्चुअल पे, आई एम जस्ट प्रिडिक्टिंग माई सेल्फ, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो लॉ मेकर जो भी है नहीं है, उन लोग ही चेंज किए हैं बेस्ड ऑन दी डिजाइन और इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। बिकॉज जो रिकमेंडेशन में जो बिल दिया गया था एक्सपर्ट कम्युनिटी, उसमें ये सारा प्रोविजन नहीं था। और ये सारा जो प्रोविजन था ये बेसिकली आसाम से आया था। कहाँ से आया था? आसाम में। आपको पता है कि आसाम में प्रॉब्लम है। आसाम में क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो बंदे हैं और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं, उन लोग को देखिए वहाँ से ना ज़्यादा दूरी नहीं है, एक दरिया का वगैरह क्रॉसेस, सपोज यहाँ से आप सियालदा पकड़ लो, इतना का फासला होता है बांग्लादेश बॉर्डर और आसाम बॉर्डर पे। और वहाँ पर ड्यू टू उतना ज़्यादा बॉर्डर रिस्ट्रिक्शन वगैरह, वॉल वगैरह नहीं होने के कारण पे देयर आर सम लूप होल्स वगैरह। आपको भी पता है एक्चुअल में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ सेटिंग कहीं ना कहीं हर जगह पे मिल जाता है। तो उन लोग पास कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं प्रॉब्लम की वजह से। क्रॉस कर लेने के बाद फिर वहाँ पर नौकरी करते हैं, फिर वहाँ पर काम करते हैं, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे लोग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अब इवेंचुअली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आसाम में जो आसामीज ओन पीपल हैं, उन लोग की आबादी काफ़ी कम हो गया, और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट है उनकी आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। अब धीरे धीरे आके सर 5 से 10 साल के बाद रहने के बाद में फिर लोग कौन निकाल सकता है, राइट। अब धीरे धीरे किसी ने वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड वगैरह जैसे तैसे करके बना लिया, तो वहाँ के सिटीजन बन गए। चीज़ समझ में आ रहा है? तो अब आप खुद से सोचिए कि आपका एक घर है, आपके घर में कोई दूसरे लोग आके रहने लगे, और इतना ज़्यादा रहने लगे कि आपके लिए जगह नहीं है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप कुछ देखे से, जब आप जॉब करने जा रहे हैं तो पता चला इन लोग भी अप्लाई कर दिए, इन लोग को मिल जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो आपका जो अर्निंग है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। और आपका जो खुद का तादाद है वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो आप तो रिवॉल्ट करोगे ही। तो वो रिवॉल्ट एक्चुअल में जो बांग्लादेशी आया नहीं है, वो उन लोग के लिए था, वो स्पेसिफिक टू आसामीज और स्पेसिफिक टू ईस्टर्न रीजन के लिए था।
दैट इज नॉट सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। लेकिन ड्यू टू पॉलिटिक्स सिनेरियो लोग ने क्या किया, पूरा इंडिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश किया, ठीक है। और इसका रिकमेंडेशन वो आसाम के लिए दिया गया और इन्होंने ट्विक्स वगैरह किया, जो किया नहीं किया, और ये प्रॉब्लम चालू हो। क्लियर है? तो यहाँ पर सर तो वो सीए का जो बिल है दैट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द पीएम, वो पीएम के पास में अप्रूव्ड हो गया कि हाँ बस चलो भाई ये वाला बिल में अपने लोग हो गया, अब इसको लॉ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो बिल बनने का समझ में आया, क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक का? नाउ अब ये लॉ कैसे बनता है? लॉ बनता है सर पार्लियामेंट में। कहाँ पे बनता है? पार्लियामेंट। क्लियर है? तो आप लोग जितने भी लीडर हैं, अच्छा 2014 से पहले आपको पॉलिटिशियन का रोल पता था, व्हाट दे डू? इवन आई डोंट नो एक्चुअली लोग एक्चुअल में क्या कर सकते हैं और कितना पावर है उनके पास में, और क्यों लोग सब डरते हैं। बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर क्यों उन लोग के अंडर पे रहते हैं, क्यों उन लोग को इन्फ्लुएंस करते हैं, परेशान करते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये अपने लोग को उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था। लेकिन अब ये 5-6 सालों में काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों को आइडिया हो गया कि व्हाट दे कैन डू, राइट? बिकॉज दे हैव गिवन मच मोर पावर दैट यू कैन इमेजिन। क्लियर है? तो सर दे आर द लेजिस्लेचर। क्या है बताइए? वो लेजिस्लेचर बोला जाता है। यहाँ पे सबसे पहले बिल जाएगा लोकसभा में। कहाँ जाएगा सर? है ना? फिर जाता है बिल कहाँ पे? राज्यसभा। बहुत सारे लोगों को ना सर मैं जानता हूँ कि ना ये पता भी नहीं था कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होता है, नहीं होता, है ना? तो लोकसभा और राज्यसभा में सर जो लोग बैठते हैं ना, दे आर बेसिकली आर लीडर, दे आर बेसिकली आर लीडर, दे आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या बोलते हैं उसको? एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बोथ, दोनों को। इन लोगों को लेजिस्लेचर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर। दे आर पासिंग द लॉ। इन लोग लॉ पास करते हैं जो कि ऑल ओवर हमारे इंडिया में क्या होता है? इम्प्लीमेंट होता है। नाउ लॉ लाया किस लिए गया? आपका इसका हिसाब समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये इसका आपको मतलब डेप्थ में आगे समझना पड़ेगा। ये एमपी लोकसभा में दो तरह के हैं, एक इनको भी बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनको भी बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बट ये मेंबर्स ऑफ जो पार्लियामेंट है दैट इज डायरेक्टली वोटेड बाय अस, डायरेक्टली वोटेड बाय अस। ये अपने लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, डायरेक्टली वोट करते हैं अपने लोग इनको। जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, रिमेंबर लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो लोकसभा का इलेक्शन जैसा 2014 में हुआ था, 2019 में हुआ, अभी का डेट क्या है? 2000 बोलिए 2024, हर 5 साल पे। तो 2024 में हमारा इलेक्शन है और जिसको अपने लोग वोट देते हैं दैट इज एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 272 का सीट था और इसमें से जो भी पार्टी मिलकर जितना ज्यादा सीट बनाती है वही आपका सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्या फॉर्म करती है? गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इन्हीं के जो लीडर होते हैं, इन्हीं के जो लीडर होते हैं वही क्या बनते हैं? पीएम बनते हैं, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम। क्लियर है? तो इनके लीडर बनते हैं। तो लोकसभा के इलेक्शन में जो भी एमपीस को अपने लोग वोट देते हैं, देयर आर लीडर। उन लोग कहाँ पे जाके सीटेड होंगे? उन लोग सीटेड होंगे लोकसभा में। कहाँ पे? फिर उन लोग अपना इंटरनल मीटिंग और इंटरनल फिर वोट के जरिए पे उन लोग अपना जो नॉमिनेट कैंडिडेट को अपॉइंट करते हैं, खड़ा करते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ही कैन कंट्रोल ऑल ओवर द थिंग। जो भी लॉ बन गया है, नहीं बन गया है, उनका विदाउट अप्रूवल के बिना पे नहीं। 24 में अपना ग्रेजुएशन है, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? आई डोंट थिंक। क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? 19 में इम्पैक्ट पड़ा क्या? 14 में इम्पैक्ट पड़ा क्या? कुछ नहीं हुआ। सर हो गया? तो ये समझ में आया? कोई प्रॉब्लम ना? अच्छा एक मिनट भाई चुप रहिए। देखिए राज्यसभा पे, राज्यसभा में सर एमपी, तो यहाँ पर भी सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन राज्यसभा के जो लोग हैं उसको अपने लोग डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वोटेड नहीं करता है। दे आर रिप्रेजेंटेटिव पार्टी। कौन सा पार्टी बताइए? दे आर रिप्रेजेंटेटिव पीपल, रिप्रेजेंटेटिव। इन लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लोकसभा बुलाया था। क्या बुलाया था? लोकसभा। लोकसभा का मतलब क्या? डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय। नाउ राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा में क्या होता है? हर एक स्टेट का ओन इलेक्शन होता है। क्या होता है? स्टेट का भी इलेक्शन होता है ना?
जो एमएलए अपॉइंट होते हैं, एमएलए जो एमएलए अपॉइंट होते हैं हर एक डिफरेंट स्टेट से, जो एमएलए का सीट होता है उसके बेसिस में एक स्टेट चीफ मिनिस्टर फॉर्म होता है, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म होती है, राइट। नाउ हर एक एमएलए का हर एक सिटी के मतलब हर एक स्टेट के हिसाब से देयर आर सम सीट रिजर्व इन राज्यसभा। हर एक सिटी के हिसाब सॉरी हर एक स्टेट के हिसाब से देयर आर सम सीट एलोकेटेड इन राज्यसभा, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द एरिया के हिसाब से उन लोग को यहाँ पे सीट एलोकेटेड होता है। तो जितने भी एमएलएज हैं, सपोज एक सिटी में अच्छे खासे एमएलए जीते हैं, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में से 3 सीट है आपका यहाँ पे राज्यसभा के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। जैसा आपका चेन्नई का 11 सीट है, ठीक है, यूपी का एक 14 ऐसा कुछ सीट होगा, तो वो सीट एलोकेटेड रहता है बेस्ड ऑन जो वहां से जितने लोग जीतते हैं। अब तो एमएलए अच्छे खासे लोग अपॉइंट हो गए। अब एमएलए क्या करते हैं ना, अपने एंड से दे नॉमिनेटेड अ पर्सन जो यहाँ पर एज अ राज्यसभा का यहाँ पे पार्लियामेंट में यहाँ पे जाके सीटेड होता है। क्लियर है? अब जैसा कि कपिल सिब्बल, सुने हैं कपिल सिब्बल को, है ना? नहीं सुने कपिल सिब्बल को? क्या जी, कहाँ रहते हैं आप? कपिल सिब्बल, ठीक है। गुलाम नबी आजाद नाम सुने? कांग्रेस पार्टी का नेता है गुलाम नबी आजाद। अरे टीएमसी का पार्टी है सब है। नहीं, और भी टीएमसी में जैसे कि महुआ मित्रा नाम सुने, है ना? अब जैसे कपिल सिब्बल हो गए, गुलाम नबी आजाद हो गए, आपका जया बच्चन जी हो गए, है ना? इन लोग भी आपका मेंबर ऑफ राज्यसभा के मेंबर है। तो इन लोग डायरेक्टली वोटेड वाइज नहीं है। कपिल सिब्बल कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, गुलाम नबी आजाद जी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़े हैं, तो इन लोग डायरेक्टली वोटेड वाइज नहीं है। इन लोग के अंदर में बहुत सारे एमएलएज होते हैं। क्या होते हैं? एमएलएज होते हैं, वो जीतते हैं और जीतने के बाद में इनको नॉमिनेट करते हैं एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्लियर हो गया? और इसमें प्लस 3-4 सीट आर्ट्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चर पे भी रखा जाता है, जो कि नॉमिनेट कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर है? तो जो भी लॉ जाता है, जो भी लॉ सबसे पहले कहां पे जाएगा? सबसे पहले जाएगा लोकसभा। लोकसभा से अगर वो बिल पास हो गया था, वो बिल कहां जाएगा? राज्यसभा। फिर राज्यसभा के पास में ये बिल मोदी क्या बात है, ठीक है, फिर आपका राज्यसभा में बिल जाके वो अप्रूव होता नहीं है। राज्यसभा के बाद में फिर वो प्रेसिडेंट का एस्टेंट लगता है, प्रेसिडेंट साइन करते हैं, प्रेसिडेंट साइन करके उसको अप्रूव करेंगे। सर क्या करेंगे? अप्रूव करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट अप्रूव करेंगे सर। नाउ प्रेसिडेंट अगर अप्रूव कर दिए तब ये बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्ट। नाउ प्रेसिडेंट का ये पावर है कि वो एक्ट को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेकेंड टाइम फिर से अगर वापस आया, देन प्रेसिडेंट अबाइड बाय द सिग्नेचर, तब उनको साइन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेसिडेंट का हमारा जो रूल है ना, वो बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के केयर टेकर है। तो जो भी एक्ट बनता है ना, दैट मस्ट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनको वायलेट नहीं करना चाहिए, उनको रिस्ट्रिक्शन। तो हमारे प्रेसिडेंट जी का सबसे बड़ा काम यही है कि उनको चेक करना कि वेदर वो मेरा कोई भी एक्ट वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझे? तो अगर आप पूरा हमारा ये आपका लेजिस्लेचर को देखेंगे ना, तो ये काफी ब्यूटीफुली डिजाइन किया गया है। कैसे? यहाँ पे जो लोग हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय अस, मतलब कि दे आर सपोज्ड टू बी आवर लीडर, दे आर सपोज्ड टू बी टू टेक केयर द मैटर ऑफ अस। उन लोग हमारे वेलफेयर के बारे में सोचेंगे, है कि नहीं? यही थॉट था, पहले का मैं आपको थॉट बता रहा हूं। इसीलिए इन लोग को लोकसभा में डाला गया कि कोई भी अगर लॉ यहाँ पर बनेगा जो हमारे देश के हित में होगा, देश के फायदा पे होगा, तो सबसे पहले लोकसभा में जाएगा, बिकॉज ये हमारे लीडर है, ये हमारे भले के लिए सोचेंगे। अगर इनके पास से अप्रूव हो गया, इट मींस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए अच्छा है, हमारे हित में वो लॉ आ रहा है। फिर वो जाता है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में बेसिकली इंटेलेक्चुअल पीपल ज्यादा है रादर देन लोकसभा से। फिर वहां पे जो लोग हैं फिर उसको रिसर्च करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे अगर ये सही में अप्रूव है नहीं है। इकोनॉमिशियन वगैरह सब यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, ठीक है।
तो इन लोग को चेक करने का जिम्मेदारी है कि वेदर वो लॉ मेरा वायबल है या नहीं। अगर वो वायबल है देन इट हैज बीन अप्रूव्ड। और फाइनली अप्रूव कर लेने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में वो बिल जाता है। प्रेसिडेंट का काम ये है कि उसको चेक करना कि वो मेरा वेदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कोई वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो हमारा पर्सनल राइट्स एंड लिबर्टी है उसको इंपैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तब उनको साइन करने की अनुमति है, मतलब करना चाहिए उन्हें। बट अभी तो हमारे प्रेसिडेंट जी, मैं क्या बोलूं, रात के 3 बजे भी हम लेके जाएं वो अभी हमें साइन कर देते हैं, वो साइन कर देते हैं, मतलब काफी मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट। देखिए फाइनली वो अप्रूव हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। नाउ अब वो एक्ट फिर भी इंप्लीमेंट नहीं होता है, तो आपका CAB ऑलरेडी क्या हो चुका है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो पास हो चुका है। सिर्फ एक चीज की वजह से रुका हुआ, क्या बताइए, उसको नोटिफाइड करना पड़ता है, नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट। कहां पे बताइए, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड करना पड़ता है डेट, इस डेट से वो मेरा इंप्लीमेंट होगा। तो CA NASC वगैरह जो है, CA तो ऑलरेडी मतलब एक्ट बन चुका है, ये अभी तक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई नहीं हुआ है। जहां नोटिफाई होगा तो सब बांग्लादेशी और जितने भी बांग्लादेशी है सब भाग जाइए, तो अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड जो भी है उसको सही से रखिए, सही करवा लीजिए। डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। क्लियर हो गया, आज समझ में आ गया। अब जितना भी एक्ट है सब कहाँ पे रिटर्न रहता है। अब ये चीज समझिएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड होता है। क्या होता है, अमेंड होता है, उसको भी अमेंड करना पड़ता है। क्यों, अगर कोई भी एक्ट है, कोई भी एक्ट है जो कि कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट करेगा किसके साथ में, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। अगर कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ये आपका कॉन्ट्रडिक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में अगर हमारा कॉन्ट्रडिक्ट करेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बताइए, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा, और उसको भी अमेंड कर सकते हैं बाय द सेम लेजिस्लेचर प्रोसीजर। समझ रहे हैं, एक बार वो अमेंड हो गया, देन उसके बाद में वो मेरा लॉ क्या हो जाएगा, पास कर सकते हैं आप। तो यही एक रीजन की वजह से जो हमारा आर्टिकल 370 था ये अमेंड नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं अमेंड हो पा रहा था बताइए, बिकॉज ये यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिटर्न था, ये तो हमारे ये कोई भी एक्ट वगैरह कभी भी बन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले इसको अबॉलिश किया गया, सबसे पहले इसको हटाया गया कॉन्स्टिट्यूशन से, तब जाके फिर कश्मीर का एक अलग से एक्ट बना, तब जाके कश्मीर और लद्दाख को दो एक अलग स्टेट बनाया गया। तो ये सारा लॉ वगैरह काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक बार में हो जाता है, बट अभी काफी जल्दी हो रहा है। एक एक हफ्ता में 10-10 दिन में एक बिल है वो एक्ट बन जा रहा है। ऐसे हो रहा है कि आप आंख बंद किए और सुबह उठे तो एक लॉ बन गया, मतलब ऐसा हो रहा है। इससे नहीं हो रहा है सर, सब पावर से हो रहा है, सब पावर का खेल है। देखिए सर, क्लियर हो गया, एक मिनट। तो ये यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन टू जो लॉ का जो चैप्टर मैंने आपको जो बताया 5 मार्क्स का ऑलरेडी कंप्लीट होता है। इंट्रोडक्शन टू लॉ में आएंगे। तो लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आर एनफोर्स्ड थ्रू सोशल इंस्टीट्यूशन टू ग्रोन टू गवर्न बिहेवियर। अंडरलाइन करिए इस वर्ड को, लॉ क्या है, लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस। Law is the system of rules and guidelines, sir. Law is the system of rules and guidelines which are enforced through social institution to govern behavior. Law actually में लाया किस लिए गया? क्या रीजन था लॉ अबाइडिंग से देना? अपने लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब हो गया वी आर अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच इज नथिंग बट द लॉ। क्लियर है? एक सीन समझिए कि हमारे यहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं, डिफरेंट कास्ट सिस्टम है, डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट अपीयरेंस है, डिफरेंट देयर मतलब कि कल्चर हो गया, डिफरेंट देयर आपका लैंग्वेज हो गया, परफॉर्मेंस, मतलब सब अलग है बहुत सारे लोग को, राइट।
तो अगर अपने लोग एक लॉ नहीं बनाएंगे, एक कानून नहीं बनाएंगे, सब तो अपना मन मुताबिक जिएगा। कोई किसी को गलत करेगा, कोई बर्दाश्त करेगा, कोई सहेगा, कोई अच्छा काम करेगा तो नुकसान हो जाएगा। समझ रहे? बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा जो मेन मोटिव क्या है, जो हमारे एंड से जो लीडर है उसको अपने लोग क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। क्लियर है? लीडर का काम क्या है? लीडर का काम लीड करना। 1 मिनट रुकेगा। तुम लोग क्या कर रहे हैं? तुम लोग तीनों मिल गए? नहीं, तुम लोग कुछ ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, तुमको पॉज करना पड़ा अभी। वीडियो बनाने कोई बात नहीं। देख, अगर ऐसा है तो ये हम बैकअप वगैरह नहीं देते हैं, हंसी मजाक कर हम भी अच्छा से करेंगे, हम भी डोज देंगे बीच बीच में, और हमको डोज देना आता है, पता होगा ये लोग। हाँ, बेटा मेरे को उंगली करोगे ना बांध घुसा देंगे, बता दे। सर हम कुछ किया नहीं कर रहे हैं। हम तीनों को बोलना है, तेरे को तो ही ना बोलना है। देखिए बांस देने में आ गए हम, बड़ा वाला देखिए हम। क्लियर हो गया? तो सर एक अपने लोग का थॉट ये था कि भैया एक कानून होना चाहिए जिसके तहत सब लोग वेल कल्चर और वेल मैनर में बिहेव करें। तो हम लोग क्या किए सर, हमारे एज से अपने लोग नॉमिनेट करके एक लीडर अपॉइंट किए। वो लीडर और भी सब लीडर के साथ में बात करके गो मतलब कि आइदर गो फॉर या फिर नो फॉर में इस तरह से बहुत सारे डिबेट करते आप, मतलब कि डिबेटिंग होता है एक्चुअली। आपका डेमोक्रेटिक में अगर आप देखे होंगे पार्लियामेंट वगैरह, तो डिबेट होता है लॉ को लेकर, डिस्कस करके अच्छा है बुरा है ये करके फाइनली कंक्लूजन में आता है कि सब लोग सहमत है। देखिए एक जन तो गलत हो सकता है, लेकिन 20 से 25 जन लोग गलत नहीं हो सकता। तो सब लोग मिलकर एक लॉ कानून बनाए जो कि हमारे लिए, हमारे हित में क्या होगा, अच्छा होगा। यही हमारा थॉट था। लेकिन अब इश्यूज क्या हो गया? इश्यूज ये हो रहा है कि हम लोग जो पार्टी को, जो लीडर को अपॉइंट करते हैं, वो लीडर के पास इतना पावर आ गया कि वो मैनिपुलेट हो गया। तो कहीं ना कहीं इश्यूज क्या है कि अपने लोग सब मिलकर एक जन को अपॉइंट करते हैं, लेकिन अगर वो गलत करता है तो उसको सब नहीं बोल पाते। अगर सब एकजुट होकर जैसे वोट कर रहे हैं, सब एकजुट होकर अगर गलत बोलना चालू कर दें ये रॉन्ग है, तो हिल जाएगा पूरा सिस्टम। और उन लोगों को पता है कि मतलब उन लोगों को पता है कि हमें कैसे मैनिपुलेट करना है। तो अपने लोगों को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, दे हायर सम पीपल, गुंडा वगैरह एंड ऑल वगैरह उनके टीम में रहता है। तो कोई कुछ बोलता है साइड हो गए, कोई कुछ बोलता है तो साइड हो गए। लेकिन एकजुट होकर जिस दिन बोलना चालू कर देंगे कुछ नहीं। तो हमारा जो बेसिक जो हो गया ना, जो हमारा सिस्टम बना तो काफी अच्छा बना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप देखिए ना 1980 से देख रहे हैं कि जितने भी एंड में प्रॉब्लम क्या हो रहा है पॉलिटिशियन की वजह से। आप देखो ना मूवी देखो, तिरंगा वाला मूवी देखो, यहाँ देखो हमारा पॉलिटिशियन ने देश भेज दिया। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मूवीज के बारे में, नॉट प्रैक्टिकल में कौन क्या कर रहा मुझे नहीं पता, मूवीज के बारे में बता रहा हूँ। तो शुरू से ही एक थॉट में आ रहा है कि पॉलिटिशियन कहीं ना कहीं गलत करता है, और शुरू से ही हमारे दिमाग में डाला कि पॉलिटिक्स मतलब वो काफी गंदा जगह है, काफी प्रॉब्लम वाला जगह है। आज यही करते 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 हमारा देश का ऐसा हाल है, जो हमारे मेन लीडर हैं, जो कि एक्चुअली लीडर बन सकते हैं, वो अपना लाइफ एज इट इज गुजारना चाहता है। और जो लीडर के केपेबल नहीं है, बाप लीडर था बेटा ऑटोमेटिक लीडर बन जा रहा है ना। बाप एमपी था, बेटा को टिकट मिल गया, ऐसा थोड़ी ना होता है। क्या आप डॉक्टर हो तो आपका बेटा भी मतलब डॉक्टर पैदा हुआ क्या? ऐसा थोड़ी ना है। उसको पास करना पड़ता है, उसको रूल्स देना पड़ता है। तो ये थोड़ा एंसेस्टर वाला जो मामला आ रहा है ये भी गलत है। तो ये सारा चीज अब इतना इन डेप्थ हो चुका है, इतना इन डिटेल में, और इतने लोग यहाँ पर जो इनकेपेबल, इनकम्पिटेंस, शेमलेस पीपल आप बोल सकते हैं, ऐसे लोग, लायर हो गया, हिपोक्रेट पीपल हो गया, इस लेवल के लोग वहां पर जाके बैठ चुके हैं ना, अब नहीं निकलेगा। बात समझ रहे हैं? वो लोग दिमाग है, दिमाग करके ना पूरा खोखला करके बैठ चुके हैं। अब या तो वो दिमाग को हटाइए, या तो वो समझ रहे हैं सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब यहाँ से जा रहे हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल बंदा है। अगर इमेजिन करें आप, जैसा कि सत्या नडेला हो गया हमारे यहाँ पे, आपको सुंदर पिचाई में देगा, और इंडियंस इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। आप देखिए वो यूएस में जाके फ्लरिश कर गए, यूएस में जाके एक इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी के सीईओ बन गए। इमेजिन करिए, इफ दे हैव, इफ at that time we can provide those resources and infrastructure to those people,
अगर उन जैसे लोग को, अगर हमारी कंट्री, हमारा देश अगर उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उन्हें प्रोवाइड करता, तो वो यूएस क्यों जाते हैं? और उस लेवल के बंदे अगर हमारे इंडिया में अगर रहते हैं और यहाँ के लोगों के पीछे में काम करते, तो हमारा देश का तरक्की क्या होता? इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो कि आज भी लोग इसमें गौर नहीं कर रहे हैं। आज भी इमेजिन करें ना, मैं आपको बोलूं, आपको यूएस जाने का मौका मिलेगा सर, यूएस में आपको 4 लाख 5 लाख का सैलरी मिल रहा है, आप नहीं जाओगे? अरे आप बीवी बच्चा छोड़ के जाओगे भाई, क्यों नहीं जाओगे? तो हर एक ह्यूमन बीइंग का ना एक पर्सनल नीड होता है, एक पर्सनल प्रोटेक्शन होता है, एक पर्सनल डिजायर होता है, एक पर्सनल हायर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, जिसको उसको रहना है, करना है, राइट? अब वो अगर इन्वायरमेंट, कंट्री, लीडर वो उसको प्रोवाइड नहीं करेगा, तो क्या करेगा? वो चल जाएगा, और वो चल जाएगा तो नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। अगर ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग सब देश छोड़ के जाने लगे और बाहर जाके काम कर रहे हैं, बाहर जाके वर्क कर रहे हैं, तो किस देश का फायदा होगा? तो हमारा देश क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है आज मोस्ट ऑफ द केस में। देखिए, जितना भी इंटेलेक्चुअल पीपल है, जो कि लीडर हैं, जो कि बड़े बड़े स्टार्टअप करने वाले हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप कर रहे हैं, सब कहाँ सेट हो रहे हैं? अब्रॉड में सेट हो रहे हैं। कनाडा में जाइए, कनाडा में अगर आप 30 साल से कम के हैं, अगर आप सीए हैं, लॉयर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर हैं, सिटीजनशिप ऑफर कर रहे हैं आपको, इंडियंस को। क्यों कर रहा है? वो बेवकूफ है। क्यों कर रहा है? बिकॉज अगर इंटेलेक्चुअल पीपल अगर यहाँ से अगर वहां पे सेट हो गए, और यंग जनरेशन है, यंग माइंड है, अभी अपने लोग का यूथ जनरेशन चल रहा है, आफ्टर 30 इयर्स बहुत प्रॉब्लम में आने वाला है, बिकॉज अभी हमारे में यूथ बहुत ज्यादा है और इन लोगों को सही से बिल्डअप और सही से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है। अब ये अगर ओल्ड एज में जाएंगे तो क्या हो जाएगा पता आपको? काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, हर जगह अफरा तफरी, हॉस्पिटल वगैरह में कमी है, बहुत सारा कमी है। 30 साल के बाद में आप सोच नहीं सकते क्या होगा आपके साथ। तो लोग हमेशा एक पर्सनल डिजायर के तहत में, एक फैमिली प्रेशर वगैरह, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बोल के चीज होता है, तो उस चीज को पाने के लिए लोग क्या करेगा? चल जाएगा। सर पेट्रोजिम है, नो डाउट, मैं अपना देश से प्यार है सर, आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, मैं मुस्लिम हूँ, आई एम अ प्राउड इंडियन ऑल्सो, मैं भी सोचता हूँ अपने देश के तहत, बात समझ में आ रहा है? लेकिन एक पर्सनल नीड भी तो होता है ना, जिसके तहत में आप अपना फैमिली को सपोर्ट करोगे, वो अगर प्रोवाइड नहीं हो पाएगा, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे कम रहेगी, दूसरे देश में ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? इवेंचुअली डिसीजन लोगे, आप निकल जाओगे। यही बहुत ज्यादा है, इसको सर ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो ये हमारा कंट्री में अलग तरह का लॉजिक, और मैं यही सोचता हूँ कि दोस्त पीपल जो इतना हाई इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो कि अभी इतना फेम किए नहीं किए हैं, अगर वो इंडिया में अगर होते हैं और यहाँ पे अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, यहाँ पे अगर बिजनेस करते हैं, तो हमारा देश का क्या होता है? और आज भी ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेटेड, प्रॉब्लमेटिक, ये सारा सिचुएशन की वजह से दे आर फोर्स्ड टू, दे आर नॉट चूज टू, दे आर फोर्स्ड टू लिव इन। यहाँ पे रहेगा लाख रुपए कमाएगा, बाहर पे रहेगा अपॉर्चुनिटी 10 लाख रुपए कमाएगा। क्यों रहेगा? माय पॉइंट, क्यों रहेगा? समझ आ रहा है? इट्स अ फैक्ट। और बाहर की जितनी भी कंट्री है, जैसे कनाडा हो गया, और भी बहुत सारी कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, भाई दे ऑफर। इंडियन का डिमांड है सर, अब है कहाँ? इंडियन का डिमांड है, बिकॉज अपने लोग अपना लैंग्वेज से ज्यादा अदर लैंग्वेज पढ़ते हैं, इंग्लिश। मोस्ट इंग्लिश पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपको पता है, सबसे ज्यादा इंग्लिश यहीं पे बोला जाता, सीखा जाता, पढ़ा जाता। और इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक मीडियम अपॉर्चुनिटी टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबको पता है। तो हमारा डिमांड है हर जगह पे, बस वैसा कैलिबर और पोटेंशियल होना चाहिए। एक बार वो शो कर दिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी हर जगह आपके लिए। देखिए काम तो बहुत सारा है, बोलने बैठेंगे तो रात हो जाएगा। देखिए सर, इसको काइंडली थोड़ा सा पढ़ लीजिए, 5 मार्क्स का है, ठीक है? ये वाला मार्क कर लीजिए। सर क्या है बताइए? एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है, सो दैट सब लोग एक जगह पे बैठे, काम करें नहीं करें। अगर कोई रूल को तोड़ेगा तो क्या करेंगे? उसको पेनलाइज करेंगे, पेनल्टी देंगे। कोई किसी का कुछ बहुत ज्यादा बुरा कर दिया तो उसको जेल भेज देंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट लाया गया है, सो दैट सब क्या करें? आराम से अपना जिंदगी बिताएं और रूल के तहत में काम करें, ताकि रूल को वायलेट ना करें। तो ये हमारा मोटिव था। Now legislation law can be made by the legislature through legislation। तो आपका legislation क्या है सर? पार्लियामेंट। और legislature किसको बोलते हैं सर? MP, member of parliament, they are known as legislature।
The formation of law themselves may be influenced by the constitutions. क्लियर है? तो सबसे सुप्रीम लॉ क्या है सर? सुप्रीम लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके नीचे में सब लॉ रहेगा, कोई भी इसको वायलेट नहीं कर पाएगा। दादाजी जानते हैं ना, दादाजी बोलेंगे तो बाप का कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं, तो वैल्यू किसका है? दादाजी का। दैट्स द पॉइंट। तो रिटेन और अनरिटेन है, उसके बाद भी ये पॉइंट को इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट को लिखिए, रिलेटेड टू द कंडक्ट ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, endure peace and harmony and enforced by the government। तो लॉ का वन ऑफ द बेसिक फीचर्स क्या है? वन ऑफ द बेसिक फीचर्स आप देखेंगे endure peace and harmony। क्या वर्ड है? endure peace and harmony। तो लॉ लाने का सबसे बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए? endure peace and harmony। जबकि अब लॉ लाने का जो बेसिक मोटिव है, वो बेसिक मोटिव क्या हो गया? चेंज हो गया। That is endure hatred and disharmony। That's the problem ना। एक लॉ के आने से इतना प्रॉब्लम हो रहा है, फार्म लॉ है ना सर, ये क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? भाई जो फार्मर है उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भैया हमें ये लॉ नहीं चाहिए। आप क्यों पीछे पड़े हुए हो कि नहीं आपको ये लॉ लाना होगा, ये आपका फायदा है? भैया हमें नहीं चाहिए, नहीं आपको लाना होगा, आपके लिए फायदा है। क्यों भाई? जबरदस्ती है क्या? कौन भेजा है? हम ही लोग तो भेजे हैं आपको, हम ही लोग तो बोले कि लॉ बनाइए हमारे लिए, और हमारे लिए लॉ बनाया, और जब हम बोल रहे कि हमें ये लॉ नहीं चाहिए, फिर भी जबरदस्ती हालत में उतार रहे हैं, नहीं चाहिए। फायदा तो दिखाओ, फायदा है, बात करो, सबसे बात करके दिखाओ क्या फायदा नहीं है, प्रोजेक्ट प्लान बता दो क्या फायदा नहीं फायदा है। आप नहीं करो, यही तो हो रहा है। बात समझ आ रहा है? इंडियन कमर्शियल लॉ अच्छा दो तरह का लॉ हो गया, एक हो गया इंडियन कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ, दूसरा है इसका ब्रिटिश लॉ। नाउ इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ, ये क्या है सर? कुछ लॉ आजादी से पहले का है, जैसा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1857, ठीक है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सर आजादी से पहले का लॉ है, 1861 है नहीं 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये सब आजादी से पहले का लॉ है, राइट? तो ये सब लॉ एक्चुअल में कौन लाया? ये हमारा एक्ट, ये हमारा मतलब लाया हुआ लॉ नहीं, ये सब एक्ट लाया गया कौन? ब्रिटिश। ये सब ब्रिटिश लॉ है। अपने लोग उसको क्या किए? अमेंड किए। क्या किया सर? अमेंड किए, बेस्ड ऑन आवर स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल के हिसाब से, हमारा ग्रोथ के हिसाब से इसको अमेंड किए, बट एक्चुअली इट हैज बीन डिजाइन्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय होम? बाय द ब्रिटिशर। क्लियर है? इसलिए सब लॉ को क्या बोलते हैं? ब्रिटिशर लॉ बोलते हैं, दैट इज ब्रिटिश लॉ बोलते हैं। और आजादी के बाद में जो भी एक्ट आया नहीं आया, दैट्स कॉल्ड इंडियन लॉ। कौन सा लॉ? क्लियर है? तो दो तरह का लॉ हम लोग को रीड करना पड़ेगा, ब्रिटिश और इंडियन। और ज्यादातर जितना भी लॉ है हमारा, मोस्ट ऑफ द 80% ऑफ द लॉ हैज बीन डिजाइन्ड बाय द ब्रिटिश, ठीक है? 80% जो लॉ है वो उनका ही लिया हुआ है। अपने लोग ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं, नहीं करते हैं, बट उनके ही काम में काम कर रहे हैं। तो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ का, उसके बाद इंडियन स्टैट्यूट लॉ। इसका मतलब क्या होता है सर? इंडियन मर्केंटाइल लॉ इज द एक्ट पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्लियर है? तो दो तरह का लॉ है सर, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ और इंडियन स्टैट्यूट लॉ। मतलब ये पहले ब्रिटिशर ने लाया, फिर उसको अपने लोग अमेंड करके फिर अपने लोग इसको पास कर दिया एज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? नाउ इसमें थर्ड में सर जुडिशियल डिसीजन क्या है? थर्ड में जुडिशियल डिसीजन। तो टोटल में क्या है? जुडिशियल डिसीजन। कभी-कभी एक्ट क्या करता है ना, इतना सारा कॉम्प्लेक्स वर्डिंग यूज करता है ना, वहां का कुछ लूपहोल्स रहता है। क्या रहता है? लूपहोल्स रहता है। तो वो लूपहोल्स के अगेंस्ट में लोग को कंफ्यूजन रहता है, राइट? लोग को कंफ्यूजन रहता है, तो लोग क्या करते हैं? आपस में केस करते हैं, नहीं ये लॉ के हिसाब से ये वर्डिंग है, लॉ के हिसाब से ये वर्डिंग है। मान लो कि इनकम टैक्स का कुछ काम चल रहा है, इनकम टैक्स में कुछ एक्सपेंस को वो लोग डिसअलाउड कर दिया। डिसअलाउड का मतलब बोला कि भैया इसको हम खर्चा नहीं मानेंगे। लेकिन एज पर इनकम टैक्स कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई फर्म वगैरह, उन्होंने बोला नहीं भाई ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड है, बोला डिसअलाउड है। अब यहाँ बहस किसको लेके हो रहा? लॉ को लेके हो रहा है, बिकॉज लॉ उतना क्लियर नहीं है। तो अपने लोग क्या करते हैं? फिर इसमें जाते हैं, फिर आपका अपील में जाते हैं, फिर अपील से हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, क्या देता है? डिसीजन देता है, उसको जुडिशियल डिसीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल डिसीजन बोलते हैं, जिसको केस लॉज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केस लॉज भी बोलते हैं। तो अगर लॉ किसी जगह में अगर फुलफिल नहीं कर रहा है रिक्वायरमेंट, और वो साइलेंट है, वो चुप है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो फिर किसको अपने लोग सपोर्ट मिलेंगे? जुडिशियल डिसीजन को सपोर्ट मिलेंगे, केस लॉ को सपोर्ट मिलेंगे।
अगर उसमें वो बात लिखी है तो उसको माना जाएगा। और एक पॉइंट के लिए एक लॉ ने अगर जजमेंट दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे दिया, तो उसी केस लॉ का रेफरेंस से बाकी सेम पॉइंट अगर डिस्प्यूट है तो वो भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नहीं समझे? अभी जैसा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर को लेके काफी इशू हो गया कि 3 साल के मतलब 3 साल तक का अगर किसी भी कंपनी ने अकाउंट्स वगैरह फाइल वगैरह नहीं किया है तो उसका जितना भी डायरेक्टर है सब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, कंपनी भी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा। तो ये प्रोविजन है। अब ये प्रोविजन क्या है, बहुत सारे डायरेक्टर ने अपील फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट में दिया, हाई कोर्ट में दिया, करीब 1,43,000 डायरेक्टर है जो कि डिस्क्वालिफाइड होने वाला है। अब ये सब सुप्रीम कोर्ट में सब पिटीशन करके रखे हुए हैं। अब जहां सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और इन लोग की हित में आया तो सिर्फ एक के लिए नहीं आएगा, वो एक ही पास करेगा, लेकिन उसके तहत में जितने भी लोग अगर सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, वो केस लॉ रिफर कर सकते हैं। इसी को बुलाता है जुडिशियल केस लॉ, जुडिशियल डिसीजन, व्हिच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ कस्टम एंड यूसेज, कुछ चीज क्या है ना जो कि आपका कस्टमेटिक चलता आ रहा है, समझ रहे हैं? अब वो इतने लोग फॉलो कर रहे हैं ना कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसको आपको लॉ में क्या करना होगा, इनकॉर्प करना होगा। कुछ जगह में साइलेंट रहता है, कुछ बोलता नहीं है, लेकिन वो कस्टम इस तरह से बना दिया गया है कि आपको वो चीज करना पड़ेगा। टेक एन एग्जांपल, मान लीजिए जब आप जीएसटी का रिफंड वगैरह पे क्लेम करते हैं ना, तो उसमें 2 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, एनेक्स्चर बी और स्टेटमेंट 1। वो जानने की जरूरत नहीं है, ये 2 डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट है जो कि वहां पर मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पर जीएसटीआर 2 का एक डॉक्यूमेंट है जो कि वहां मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसको रिफर करते हैं बिकॉज जीएसटी ऑफिशियल उसको रेफरेंस के तौर पे यूज करता है। क्लियर हो गया? अब ये कस्टम है, ये एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया, ये कस्टम है बिकॉज सब लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या करना होगा, आपको भी करना पड़ेगा। तो इटसेल्फ ही मेरा एक्ट बन चुका है, बट इट इज नॉट ऑफिशियल। ऑफिशियल ये क्या है, अनऑफिशियल है। ये सबको क्या बोलते हैं सर, कस्टम एंड usage. Take example. Another important source of Indian mercantile law are the customs and usage of that particular paid country followed by the payer. ठीक है? तो यही रहा सर, यही लॉ है। तो सर मर्केंटाइल लॉ में क्या देखें, अच्छा यहाँ पर लॉ भी 2 तरह का होता है। एक होता है सर कमर्शियल लॉ, कौन सा लॉ, कमर्शियल लॉ ना सर। अब यहाँ पर रीड करो ना, कमर्शियल लॉ 2 तरह का लॉ, एक हो गया सिविल लॉ, कौन सा लॉ, इज अ पार्ट ऑफ सिविल लॉ। अगर आप लॉ में जाओगे तो लॉ 2 तरह का, एक है क्रिमिनल, एक क्या हो गया क्रिमिनल, एक क्या हो गया सिविल, एक क्या हो गया सर सिविल, है ना। तो क्रिमिनल का मतलब ये क्या है सर, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, मर्डर हो गया, ये हो गया, वो उससे रिलेटेड है, जिसमें क्या था इंडियन पेनल कोड इसमें डील करता है, आईपीसी। आपने सुना होगा कि आपका क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर, तो 2 तरह का लॉयर बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं। एक कुछ लोग क्रिमिनल पे डील करते हैं और कुछ लोग सिविल पे डील करते हैं, राइट। तो क्रिमिनल जो कि इंडियन पेनल कोड के हिसाब से डील करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, आईपीसी को फॉलो करेंगे, उसके तहत में काम करेंगे। सिविल का मतलब हो गया अदर देन क्रिमिनल रिलेटेड, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, समझ रहे हैं, ये सारा सिविल लॉ हो गया। जैसे कि प्रॉपर्टी का रिलेटेड मैटर है तो आप कौन से लॉयर के पास जाओगे, क्रिमिनल लॉयर के पास, सिविल लॉयर के पास जाओगे। क्लियर है? ये 2 तरह का प्रैक्टिस रहता है। तो सिविल लॉ के अंदर आता है मर्केंटाइल लॉ, जिसको बिजनेस लॉ बोलते हैं, कमर्शियल लॉ बोलते हैं। क्लियर है? तो बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, क्रिमिनल लॉ के अंदर पे नहीं आता, वो किसके अंदर पे आता है, सिविल लॉ के अंदर में आता है। क्लियर है? अगर यहाँ पे कोई इंसान प्रॉब्लम किया, नहीं किया, कोई दिक्कत दिया, तो आप उसके ऊपर सिविल केस करेंगे। पहले क्या केस करेंगे आप? अगर क्रिमिनल प्रोसीजर उसमें इंक्लूड है तब उसमें फिर क्रिमिनल एक्ट में जाएगा, तब उसमें फिर जेल वगैरह का बात होगा। बट पहले किसके बारे में बात होगा, पैसे के बारे में। अगर आपका किसी का नुकसान किया, कोई आपका नुकसान किया, तो आप सबसे पहले क्या क्लेम करेंगे, डैमेज क्लेम करेंगे। डैमेज क्लेम करके आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है। पहले क्या होता है, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होता है। अगर कोर्ट के बाहर भी अगर सेटल्ड हो गया देन इट इज फाइन, बिकॉज लॉयर का फीस सर बोथ साइड में लगता है, अगला भी देगा, आप भी देंगे, एंड इट इज ह्यूज, इट इज टू एक्सपेंसिव। बात समझ में आ रहा है? अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो गया देन इट इज फाइन। अगर आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं होता तब अपने लोग कहां जाते हैं सर, तब कोर्ट वगैरह पे जाएंगे। पहले सेशन कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। स्पेशल कोर्ट भी डिजाइन किया गया, देयर आर सम स्पेसिफिक मैटर जो कि आप स्पेशल कोर्ट में डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर भी फाइल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये काफी हायरार्की बना हुआ जुडिशियल। सर जुडिशियल याद रखिएगा, ये इंडिपेंडेंट बॉडी क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ना। तो अगर पूरा कस्टम में अगर आप ध्यान दोगे तो हमारा 4 बॉडी होता है। अगर पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप डिजाइन करोगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 4 पार्ट में बना हुआ है। नंबर 1
लेजिस्लेचर क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव क्या बोलते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और फिर ये हो गया, थर्ड में आता है सर जुडिशियल, दैट इज कोर्ट। क्लियर हो गया? लेजिस्लेचर का काम क्या है? देखिए तीनों का काम है, ये सब काम वगैरह रूल मैंने बता रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है, ये पूरा स्पेसिफिक सब कुछ डिजाइन लिखा हुआ। पीएम का क्या पावर है, प्रेसिडेंट का क्या पावर है, किसका क्या है, ये सब कहाँ लिखा? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिखा है। हमारा क्या राइट है, पर्सनल राइट क्या है, लिबर्टी क्या है, क्या फ्रीडम है, क्या नहीं है, क्या कुछ नहीं, सब कुछ कहाँ लिखा गया? सब कुछ हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? फ्रीली रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कोई भी देश के, आप मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं अपना, ये सब कहाँ लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। आप दूसरे कास्ट के लड़की से मैरिज कर सकते हैं, सब कहाँ? आप ये सब पर्सनल राइट है, कहाँ लिखा है? सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। अब इसको चेंज किया जा रहा है, इसको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक किया जा रहा है, बिकॉज ये सब इन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। बात समझ रहा है? तो सबसे पहले क्या है सर? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का नाम क्या है? लेजिस्लेचर का काम है सर लॉ बनाना। क्या बनाना? लॉ बनाना। लॉ मेकर कौन हुआ? लेजिस्लेचर हो गया। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है सर? लेजिस्लेचर। लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है। लॉ बनाने के बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये हो गया गवर्नमेंट। ये क्या हो गया सर? गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी एजेंसी हो गया। तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट एजेंसी भी और डिपेंडेंट एजेंसी भी है। दैट इज गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑल द आईएएस एंड आईपीएस इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे। कौन सा पोजीशन पे? एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन। और इंडिपेंडेंट बॉडी दैट इज आपका सीबीआई, ठीक है, आपका सीएनएजी, दिस आर द इंडिपेंडेंट बॉडी जो कि डील करते हैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव में। इन लोगों का काम क्या है? लॉ इंप्लीमेंट करना। क्या करना? लॉ इंप्लीमेंट करना। इनका काम है जो कानून पास हुआ है लेजिस्लेचर के द्वारा, उसको पूरे देश में क्या करना है? इंप्लीमेंट करना है। ये किनका काम है? एडमिनिस्ट्रेटिव, दैट इज गवर्नमेंट का काम है। किसका काम है? क्लियर हो गया? नाउ अब अगर कुछ इश्यूज होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, वो लॉ में कुछ दिक्कत होता है, कुछ केस वगैरह हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसको लेके कहां जाता है? जुडिशियल में। किसके पास जाता है? जुडिशियल, जिसके पास अल्टीमेट पावर है। किसके पास है? अल्टीमेट पावर, दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में कोई भी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे दिया तो किसको फॉलो करना होगा? लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसको फॉलो करेगा? वो फॉलो किसको करेगा? लॉ को। किसको फॉलो करेगा? अगर कानून बना हुआ है कहां पे? लेजिस्लेचर के द्वारा अगर कानून बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट भी किसको फॉलो करेगा? लॉ को। उसको वायलेट नहीं कर सकता। समझा ना? तो भी प्रॉब्लम कहां हो रहा है? प्रॉब्लम कहां हो रहा है? मतलब ये ड्रेकोनियन लॉ हो गया, अननेसेसरी लॉ हो गया, प्रॉब्लमेटिक लॉ हो गया, ये सारा लॉ यहाँ पे डाला जा रहा है। अगर ये लॉ आ गया देन क्या होगा? दे आर ऑल जुडिशियल, दे आर ऑल मस्ट अबाइड बाय दैट लॉ। उन लोगों को लॉ क्या करना होगा? अबाइड करना होगा। और जितने भी यहाँ पर सेंट्रल एजेंसी है, पुलिस फोर्स है, ये पुलिस फोर्स जितने भी हो गए, जितने भी आईपीएस हो गए, आईएएस हो गए, मिलिट्री वगैरह होंगे, जितने भी लोग हो गए, ये सबको क्या करना होगा? वो लॉ को अबाइड करना होगा, मानने ही पड़ेगा, भले ही वो गलत रहा, अच्छा रहा, जो भी रहा। अब यहाँ पर सोचिएगा सर मीडिया का क्या काम है? तो मीडिया का काम ये है हमारा आवाज बनना। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, ये लेजिस्लेचर हमारा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, अगर हमारे लिए लॉ सही नहीं आ रहा है, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ केस वगैरह में प्रॉब्लम है नहीं है, तो दे आर द रिस्पांसिबल, दे आर द इंडिपेंडेंट मीडिया, शुड हैव टू बी इंडिपेंडेंट मीडिया, जो कि हमारा वॉइस को गवर्नमेंट के पास में रेस्ट करने का काम। समझा रहा है? तो ये इनका मेन मकसद था। नाउ एवरीथिंग लिंक कर पा रहे हैं क्या हो रहा है? चीज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? दे आर ऑल, मतलब दिस पर्सन पासिंग द लॉ, this person control the administrative. Now this person also almost controlled the media. तो चलो है ये सर, गोल मीडिया ऐसे नहीं बोलते सबको, ठीक है? Almost controlled by the media, and now their eye on the judicial. If the judicial is being compromised, then that's the issue.
समझ में आ रहा है किस लेवल पे अपने क्लियर हुआ? तो ये सारा चीज है सर, लॉ को पढ़ने से पहले थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, थोड़ा समझिए, आगे थोड़ा इंटरेस्ट जगा होगा समझने के लिए कि भैया ये क्या चीज है। क्लियर हो गया? तो ये 5 मार्क्स हमारा कंप्लीट होता है, ये 5 मार्क्स अपने लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास से अपने लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे, दैट इज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी है, ठीक है? समझ में? तो फर्स्ट पेज पढ़ लीजिएगा सर, जो इतना हमारा कंप्लीट हो उसको रीड करके आइएगा। तो 5 मार्क्स से जैसे आता है एमसीक्यू बेस पे कि मर्चेंटाइल लॉ क्या है नहीं, कौन सा लॉ क्या है नहीं, इसके बारे में। क्लियर है? तो यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट होगी।